हाँ जी, अभी लास्ट वाले लेक्चर में हमने आर्हेनियस इक्वेशन डिस्कस की है, जिसके अकॉर्डिंग जो k है वो t का फंक्शन है और k इज इक्वल टू a इनटू EA ओवर RT है, जिसमें ये जो a है ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन a इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, a जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। और इस a को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने का तरीकाकार मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया है कि अगर हम log ऑफ k को एज ए फंक्शन ऑफ 1/t प्लॉट करें तो इस प्लॉट का जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ a के। अगर हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लें तो इंटरसेप्ट की वैल्यू से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a की वैल्यू निकाली जा सकती है। a की डिटर्मिनेशन का ये मेथड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है। किसकी? एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a। इस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करने की कई कोशिशें की गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या उनके प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया जा सकता है या नहीं? तो थ्योरेटिकली a की वैल्यू प्रिडिक्ट की जा सकती है और a की वैल्यू को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करने के लिए दो थ्योरीज दी गई। वो थ्योरीज कौन कौन सी हैं? जो कि थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स कहलाती हैं। थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स। जिनमें दो थ्योरीज आपके सिलेबस का हिस्सा है। एक कहलाती है पोलैनियन थ्योरी ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दूसरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हम पहले पोलैनियन थ्योरी की बात करते हैं। ये जो थ्योरी है ये जिन लोगों ने पेश की उनमें दो नाम खास तौर पर काबिल जिक्र है, जिसमें एक नाम है मैक्स ट्रॉट्स और जो दूसरा नाम है गालिबन वो है विलियम लीवस। ये थ्योरी दरअसल कुछ पोस्टुलेट पर बेस करती है। इस थ्योरी के पोस्टुलेट क्या हैं? इस थ्योरी के पोस्टुलेट ये हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन वेसल है, इसके अंदर दो रिएक्टेंट मौजूद हैं। मैंने उनके दो मॉलिक्यूल इधर दिखाए हैं। आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन वेसल के अंदर हैं और वो जो रिएक्टेंट हैं उनमें एक A है और दूसरा रिएक्टेंट B है।
इस थ्योरी के पोस्टुलेट के मुताबिक ये रिएक्टेंट ए का मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट बी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। उस कोलाइजन के नतीजे में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एक पोस्टुलेट ये है कि a chemical reaction is a result of collision between reactant molecules। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन का नतीजा है। लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये ए और बी एक दूसरे के साथ कोलाइड करें और उसके नतीजे में ए जो है वो एक साइड को स्कैटर हो जाए और जो बी है वो दूसरी साइड को स्कैटर हो जाए। एक ये है कि ये ए और बी एक दूसरे के साथ कोलाइड करें और ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए लाइक दिस। यानी ये आपकी प्रोडक्ट है जो कोलिजन के नतीजे में बनी है और ये वही रिएक्टेंट हैं जो कोलाइड करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में विदाउट प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्कैटर हो गए। यानी इसका दूसरा पोस्टुलेट ये था कि ये जरूरी नहीं कि हर कोलिजन रिएक्शन की शक्ल में जाहिर हो, यानी हर कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। कुछ कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन काज कर सकते हैं और कुछ कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन काज नहीं कर सकते। यानी ईच कोलिजन does not result in product formation। यानी केमिकल रिएक्शन की हर कोलिजन केमिकल रिएक्शन नहीं देता। वो कोलिजन जिनके नतीजे में प्रोडक्ट बन जाती है यानी रिएक्शन हो जाता है वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाते हैं। उनको इफेक्टिव कोलिजन्स कहा जाता है। और वो जिनके नतीजे में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाते हैं। नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। यानी एक और पोस्टुलेट ये था कि कोलिजन्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, इफेक्टिव कोलिजन्स और नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। फिर अगले पोस्टुलेट में इफेक्टिव कोलिजन्स की डेफिनेशन दी गई। क्या डेफिनेशन है? वो कोलिजन्स जिनके नतीजे में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है वो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं। जिनके नतीजे में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती और रिएक्टेंट की शक्ल में ही मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स हैं। फिर इफेक्टिव कोलिजन के लिए कंडीशन बताई गई कि कौन से कोलिजन्स हैं जो इफेक्टिव हो सकते हैं। अगले पोस्टुलेट में वो कंडीशंस बताई गई जो इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए जरूरी है। वो दो कंडीशंस थी। एक कंडीशन ये थी कि जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए।
एक कंडीशन ये थी कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं दे शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। दूसरी कंडीशन ये थी कि कोलिजन शुड बी इन ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है? अगर ऐसा सिनेरियो हो कि ये मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिव साइट है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो यहां पर है, और ये जो मॉलिक्यूल है इसका रिएक्टिव या फंक्शनल ग्रुप भी यहां पर है, और ये इस तरह कोलाइड करते हैं कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप ही दरअसल एक दूसरे के साथ जाकर रिएक्ट करते हैं या मिलते हैं, तो फिर रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर सिनेरियो ये हो कि इसकी जो रिएक्टिव साइट्स है, रिएक्टिव साइट है वो इस साइड पर हो, रिएक्टिव साइट इधर है और ये साइड इस साइड के साथ अगर कोलिजन करेगी तो फिर ऑफ कोर्स रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप तो उसकी बैकबोन या बैक साइड पर है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और कोलिजन शुड बी इन ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस थ्योरी का एक और पोस्टुलेट ये था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, rate of reaction of a biomolecular reaction is a product of rate तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मैं इसको डिफाइन करता हूं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मुराद है नंबर ऑफ कोलिजन है बिटवीन ए एंड बी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल per unit volume per unit time is called कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। और दूसरा जो फैक्टर है उसमें है फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन with sufficient amount of energy। कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन उनमें कोलिजन की एक फ्रैक्शन ऐसी होगी जिसमें कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तीसरी जो फैक्टर है वो है फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये तीन चीजें होनी चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। मैथमेटिकली इसे मैं यूं लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने NAB से रिप्रेजेंट किया है, जो कि नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन A एंड B हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम।
दूसरी जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस फैक्टर को उसने e रेज़ टू पावर e स्टार ओवर आर टी का नाम दिया। यानी e रेज़ टू पावर माइनस e स्टार ओवर आर टी से मुराद फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो लास्ट फैक्टर था वो है फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। उसके लिए उसने ओरिएंटेशन या प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको P का नाम दिया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर। यानी एक पोस्टुलेट कोलिजन थ्योरी का ये था। यानी उनका कहना था इन दो लोगों का कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट है तीन चीजों का। कौन सी तीन चीजें? एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो मैंने यहां पर लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको उन्होंने नाम दिया e रेज़ टू पावर माइनस e स्टार ओवर आर टी। और थर्ड फैक्टर था फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसको उन्होंने ओरिएंटेशन फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर का नाम दिया, उसको P से रिप्रेजेंट किया। ये भी एक पोस्टुलेट था। मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन है वो A और B के दरमियान हो रहा है। इसमें जो A के नंबर ऑफ मोल्स हैं Na हैं और B के जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो Nb है। इन अदर वर्ड ये कंसंट्रेशन ऑफ B है और ये कंसंट्रेशन ऑफ A है। यानी Na नंबर ऑफ मोल ऑफ A पर यूनिट वॉल्यूम है, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं ना। और जो Nb है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट B है पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको B की कंसंट्रेशन कहते हैं। इससे पहले कि मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाऊं, ये जानना जरूरी है कि ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। यानी नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेंगे? हाँ जी, ये डिफरेंट चीजों पर डिपेंड करेगा। जितना इस रिएक्शन वेसल का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ज्यादा होंगे, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी। ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये कोलिजन डायामीटर पर भी डिपेंड करेगी। अब कोलिजन डायामीटर क्या है? मसलन इस मॉलिक्यूल का सेंटर ये है, इस मॉलिक्यूल का सेंटर ये है, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना, ये कोलिजन डायामीटर d है। जितना ये ज्यादा होगा उतने इन मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा होंगे। और ये कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी कि इस रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। यानी Na पर डिपेंड करेगी और Nb पर डिपेंड करेगी। तो इनका एक और पोस्टुलेट ये था कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है Na into B ये इक्वल है 8 pi r Ma 8 pi r t Ma plus Mb divided by Ma into Mb
raised to power 1 by 2 into d square into na into t। वो सारे फैक्टर इसके अंदर आ गए। आप नोट करें कि यहां पर टेम्परेचर मौजूद है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुलियन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कुलियन डायामीटर का स्क्वायर मौजूद है, कुलियन डायामीटर बढ़ेगा तो कुलियन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी मौजूद है, ये इंक्रीज करेंगे तो ऑफ कोर्स कुलियन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। कुलियन फ्रीक्वेंसी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं उनके मोलर मैसेज पर भी डिपेंड करेगी, उनके चेंज होने से भी कुलियन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये एक और पोस्टुलेट था कि जो कुलियन फ्रीक्वेंसी है वो टेम्परेचर पर, मोलर मैसेज पर, कुलियन डायामीटर पर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अगर मैं ये वाली वैल्यू इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दूं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन यूं बनेगा। अगर मैं ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, आपने बताना है 8 पाई RT MA प्लस MB ओवर MA इंटू MB रेज टू पावर 1 by 2 इंटू D स्क्वायर इंटू यूं कर, ये मैं पी डी स्क्वायर इधर लिख लेता हूं, P ये वाला है और D ये वाला है, इंटू E रेज टू पावर माइनस E स्टार ओवर RT इंटू NA इंटू NB। ठीक लिखा है? बस थोड़ा रीअरेंज कर दिया। ये रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट। जबकि हम ये बात जानते हैं कि अगर ये बायोमॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट क्या होता है, इज इक्वल टू ए रेट कांस्टेंट। रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है, ए और बी के दरमियान, इससे प्रोडक्ट P बन रहा है, इसके लिए सपोज रेट कांस्टेंट K2 है। तो फिर ये जो K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B है, यही लिखते हैं ना। जबकि कंसंट्रेशन को यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है Na और Nb से। एक रेट का एक्सप्रेशन आपके पास ये है, दूसरा रेट का एक्सप्रेशन आपके पास ये है। दोनों रेट के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को कंपेयर करें। इसको एक्सप्रेशन 1 कह लें, इसको 2 कह लें। दोनों रेट के इक्वल हैं तो फिर आपस में भी इक्वल होने चाहिए। So it means that K2 into Na into Nb will be equal to PD square 8 pi RT into Ma into Mb divided by Ma into Nb raised to power 1 by 2 into E raised to power minus E star over R into T into Na into Nb। ये Na into Nb और ये Na into Nb। तो K2 की क्या वैल्यू आएगी, PD स्क्वायर 8 pi RT into Ma plus Mb divided by Ma into Mb raised to power 1 by 2 into E raised to power minus E star over RT।
ये रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज करके हम यूं लिख लेते हैं कि K2 will be equal to PD square into M PD square into 8 pi R MA plus MB over MA into MB raised to power 1/2 t की पावर 1/2 into e raised to power minus e star over RT। यूं लिखा जा सकता है ना, मैंने t को आउटसाइड पर लिखा है। आप देखिए कि इसमें ये जो चीज है ना, ये कांस्टेंट है, इसको मैं एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूं। देन K2 विल बी इक्वल टू D t की पावर 1/2 e रेज टू पावर माइनस e स्टार ओवर RT, वेयर D इज इक्वल टू दिस। और इसका मैं लॉग ले लेता हूं दोनों साइड से। नेचुरल लॉग ऑफ K2 विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ D कर लें प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t की पावर 1/2 कर लें प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर माइनस e स्टार ओवर RT कर। इसको यूं लिखा जा सकता है ना, नेचुरल लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ D प्लस 1/2 लॉग ऑफ T माइनस E स्टार ओवर RT नेचुरल लॉग ऑफ E। मेरा ख्याल है इसको अगर मैं यूं लिख दूं तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। Natural log of K2 is equal to log of D minus 1/2 natural log of 1 over T minus E star over RT और log of E 1 है। यूं लिख सकता हूं, समझ आ गई है? नहीं समझ आई? ये माइनस इनटू माइनस, इसमें से ये वाला माइनस जो है वो कोफिशिएंट था लाभ का, उसको मैं इधर ले गया हूं तो t की पावर -1 हो जाएगा। इधर माइनस आएगा तो इधर log ऑफ 1 ओवर t हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर टी, d1 ओवर टी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इस सारे एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर टी, तो ये d ओवर d1 ओवर टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 1/2 d ओवर d1 ओवर t into log of 1 over t minus e star over r d over d 1 over t 1 over t
ये जो d है ये मैंने आपको बताया कि इसके इक्वल है और ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है। इसलिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो आप जानते हैं कि 0 होता है। -1/2 log ऑफ 1/t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1/t। आप जानते हैं कि d/dx ऑफ log ऑफ x जो होता है वो 1/x होता है, ऐसे ही है ना। तो log ऑफ 1/t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1/t t आ 1/t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1/t 1 माइनस e स्टार ओवर r is equal to d log of k2 over d 1/t। इसकी दोनों साइड से मैं -r से मल्टीप्लाई करने लगा। दोनों साइड से -r से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा, -r d log of k2 over d 1/t is equal to ये माइनस और -r प्लस यानी +rt/2, ये वाला माइनस और -r प्लस हो जाएगा, r से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस। ये क्या चीज है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर्हीनियस एक्टिवेशन एनर्जी। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने प्रूव किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन इज इक्वल टू -r d log of k ओवर d 1/t। यहां पर मैं रेट कांस्टेंट को k2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इधर k2 है। इट मींस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन ये EA के इक्वल है। अगर ये EA के इक्वल है तो ये एक्सप्रेशन यूं बनेगा, EA इज इक्वल टू RT ओवर 2 प्लस E स्टार। इसको रीअरेंज करें और यहां से E स्टार की वैल्यू निकाल लें। E स्टार विल बी इक्वल टू EA माइनस RT डिवाइडेड बाय 2। E स्टार की ये वाली वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दें। तो फिर K2 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? E स्टार की ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करने लगा, then K2 will be equal to d t की पावर 1/2 e raised to power माइनस E स्टार की बजाय क्या लिखेंगे? EA माइनस RT डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय RT, ऐसे ही है ना। ये RT तो ऑलरेडी इधर मौजूद है, E स्टार की वैल्यू मैंने पुट की है। इसको जरा सिंप्लीफाई करें, d e की पावर 1/2 e रेज टू पावर माइनस EA ओवर RT, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस RT ओवर RT, तो 1/2 रहेगा बस, यानी K2 की ये वैल्यू है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। K2 विल बी इक्वल टू d t की पावर 1/2 e की पावर 1/2 e की पावर माइनस EA
ओवर आर टी लिखा जा सकता है यूं। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास ये है और एक आर्हीनियस इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Arrhenius equation in exponential form वो ये k2 is equal to a e raised to power minus ea over rt। ये भी k2 के इक्वल है, ये भी k2 के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल है, दोनों को कंपेयर कर लें। Then a e raised to power minus ea over RT will be equal to D t की पावर 1 by 2 e की पावर 1 by 2 e की पावर minus EA over RT। ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये खत्म हो जाए। Then A will be equal to D t की पावर 1 by 2 e की पावर 1 by 2। डी की वैल्यू आप जानते हैं, वो इधर पुट कर दें, ये डी की वैल्यू है, यानी ए अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू डी की पावर है पी डी स्क्वायर 8 पाई आर MA plus MB divided by MA into NB whole की पावर 1 by 2 into T की पावर 1 by 2 into D की पावर 1 by 2। सर ये क्या आ जाएगा? मैं सही लिखा है सर? ये और ये e की पावर 1 by 2, ये जो t की पावर 1 by 2 है ये भी 1 by 2 है, इस t को इसके अंदर लिखा जा सकता है, यानी a will be equal to p d square 8 pi r t into ma plus mb divided by ma into mb whole की पावर 1 by 2 into e raised to power 1 by 2। ये वो एक्सप्रेशन है जिससे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट की जा सकती है। और इसी से मैंने इनिशिएट किया था कि रिएक्शन रेट्स की जो थ्योरीज हैं वो दरअसल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करने का नाम है। अगर ये सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, कोलिनियन डायमीटर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मैसेज ऑफ मोलर मैसेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर और E, ये सारी वैल्यूज अगर आप जानते हैं तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है आर्हीनियस इक्वेशन में उसे थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हुआ ये कि इस कैलकुलेशन से आने वाली प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू को आर्हीनियस इक्वेशन से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट की गई ए की वैल्यू को जब कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि ये ए की वैल्यू जो इस फार्मूले से आ रही थी और जो एक्सपेरिमेंटली आ रही थी वो गैस फेज रिएक्शन में तो इक्वल पाई गई, जबकि सॉल्यूशन फेज रिएक्शन में जो इस फार्मूले से आने वाली वैल्यू थी वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई ए की वैल्यू से डिफरेंट पाई गई। इसलिए यह कहा गया कि जो कुलियन थ्योरी है वो सिर्फ गैस फेज रिएक्शन के लिए वैलिड है। इसके लिए फिर एक नई थ्योरी दी गई जो कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहलाती है, जो कि रिएक्शन इन सॉल्यूशन फेज को डील करती है, और वो एक अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट आयरिंग ने दी थी। वो फिर हम अगले लेक्चर में